नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो गई है, नहीं चल पाई है। कल मैं लाइव क्लास ले रहा था लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा था। डेवलपर के द्वारा कोडिंग गड़बड़ हो गया था। अब ठीक हो गया, आज सवेरे 9-10 बजे तक ठीक किया है। आप लोग का टेस्ट में जो प्रॉब्लम था कि टेस्ट देने के बाद, सबमिट करने के बाद पूरा क्वेश्चन शो नहीं करता था, अब वो पूरा क्वेश्चन शो करने लगा है। मैं आज कुछ बोलने से पहले उन सभी न्यू स्टूडेंट्स को कुछ कह देना चाहता हूं जो न्यू ज्वाइन किए हैं। 4-5 दिन से जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं वह क्लास नहीं ले पाए हैं और नहीं समझ पाए हैं। यदि आपके मोबाइल में साउंड इको हो रही है या वीडियो की क्वालिटी कम है, नहीं दिखाई दे रही है, तो लैंड स्क्रैप करके मोबाइल को आप एक जगह पर रख दीजिए, उसको हिलाइए नहीं। और अगर मोबाइल को मूव कीजिएगा तो बफिंग होगा और साउंड इको होगा। और अगर ये लिखा हुआ पूरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या कीजिए, सेटिंग पर, मोबाइल के वीडियो पर कहीं पर क्लिक कीजिए। दाईं तरफ एक सेटिंग का ऑप्शन गोल जैसा दिखाई देगा, उस पर जो है एक क्लिक कीजिए और अपने सुविधा के अनुसार उस पर जो 140 या 145 या 240 इस तरह से होगा 360, उस पर आप क्लिक कीजिए। 360 पर भी क्लिक कीजिएगा तो विजुअलिटी जो है वीडियो की अच्छी दिखाई देगी। आप जो है 360 पर क्लिक करके एक जगह आप छोड़ दीजिए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब आप लोग जो है अपना स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए। डाउनलोड का ऑप्शन भी है, उसको डाउनलोड कीजिए। वीडियो के भी डाउनलोड ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो में नीचे की तीर के निशान है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। और आप उसको डाउनलोड करके जो है आप पूरे इंटरनेट को ऑफ करके भी अध्ययन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। केवल टेस्ट नहीं दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आपको इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा और तभी टेस्ट दे पाइएगा और डेली क्यूज दे पाइएगा। इंटरनेट ऑफ करके आप नहीं दे पाइएगा। आज पुस्तकालय का ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंधित क्लास हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह सेकंड चैप्टर जिसमें आप एलसी, सीसी, यूडीसी, डीडीसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज एलसी के बारे में है। एलसी का मतलब है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण। आप जानते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं को समूहों अथवा वर्गों में उनकी समानता तथा सजातीयता के अनुसार क्रमानुसार रखने की क्रिया है और यह इकाइयों के भिन्नता के बीच में उपस्थित गुणों की एकता को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गीकरण का अर्थ सामान्यतः एक से अधिक वस्तुओं को उनमें शामिल किन्हीं विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करना होता है। जैसे हम लोग प्रत्येक दिन जो क्रिया करते हैं, जो वर्क करते हैं, वह भी एक वर्गीकरण का ही हिस्सा है। खास करके जैसे जो किचन में काम करते हैं, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी मंडी में प्याज को एक जगह, आलू को एक जगह, बैगन को एक जगह और टमाटर को एक जगह रखता है। यानी एक तरह की सब्जी को एक तरह तथा दूसरे तरह की सब्जी को दूसरे तरह, या एक तरह की चीज को एक जगह पर रखना ही क्या है, वर्गीकरण कहलाता है।
उसी प्रकार गृहिणियों के द्वारा भी अपने रसोई घर की व्यवस्था वर्गीकरण के आधार पर ही की जाती है। जैसे छोटे छोटे प्याले को एक जगह, बड़े को एक जगह, चम्मच को एक जगह रखा जाता है, इस तरह की व्यवस्था को ही वर्गीकरण कहते हैं। जबकि पुस्तकालय का वर्गीकरण का संबंध प्रलेखों से है। यहाँ किचन सबसे अलग है, सब्जी मंडी से अलग है, दुकान से अलग है, लेकिन वर्गीकरण तो यह भी है। तो पुस्तकालय में वर्गीकरण का संबंध जो है किससे होता है? प्रलेखों से होता है। देखिए, मेरी बातों को आप सुनने का कोशिश कीजिएगा तो पूरा समझ जाइएगा। आज मैं पूरे जो है कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल रूप में दे रहा हूं, और कल जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कल सीसी का क्लास नहीं चलेगी जो शेड्यूल में बना हुआ है। इसी का निचोड़ और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है वैसे आज भी बता रहा हूं, लेकिन कल का जो है मेरा मेन फोकस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर होगा। आज आप पूरा कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे। तो पुस्तकालय वर्गीकरण का संबंध प्रलेखों से है। ये प्रलेख मुद्रित, हस्तलिखित अथवा अन्य किसी रूप में उपलब्ध पाठ्य सामग्री होता है। यह फलकों पर विषयानुसार व्यवस्थित करके रखी जाती है। पहले इसमें कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में रंग, आकार और जिल्द के आधार पर व्यवस्थित करके रखा जाता था, लेकिन वह पहले का समय था। अब कंप्यूटर का समय आ गया, डिजिटल मोड आ गया, तो अब जो है यह रंग, आकार और जिल्द के आधार पर नहीं इसका वर्गीकरण होता है। अब जो है सूचियों में पाठ्य सामग्रियों के अनुसार, विषय अनुसार वहां पर एक कोडिंग कर दिया जाता है और कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, और आसानी से जो है पाठक को उसके ज़रूरत के अनुसार जो है पुस्तकें को उपलब्ध करा दी जाती है। यहाँ पर आप पुस्तकालय वर्गीकरण के ही बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझ देंगे कि वर्गीकरण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्गीकरण के 3 प्रकार होता है। सबसे पहला सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नैसर्गिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है कृत्रिम वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये सब के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है। दूसरा है ज्ञान वर्गीकरण, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। यह 3 प्रकार के होते हैं, तार्किक, लॉजिकल, दूसरा होता है दार्शनिक, फिलोसफिकल, और तीसरा होता है वैज्ञानिक, साइंटिफिक। मैं सबके बारे में आज बताऊंगा। और तीसरा है वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे विद्वान जो हैं अपने अपने अनुसार जो है क्या किए हैं, लाइब्रेरी की परिभाषा को परिभाषित किए हैं। सबसे पहले पुस्तकालय वर्गीकरण जो होता है यह यांत्रिक प्रक्रिया होता है। अभी का जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वह डिजिटल मोड में हो गया है पूरा अब, तो इसीलिए उसको यांत्रिक प्रक्रिया कहा जा रहा है, जो प्रलेखों को सुव्यवस्थित करके प्रत्येक प्रलेख एक उसके पाठक को पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल व आसान बना देती है। आपको किस प्रकार के पुस्तकें की आवश्यकता है, आप जाते हैं पुस्तकालय के कर्मचारी के पास और वहाँ कहते हैं मुझे साइंस की पुस्तक लेनी है, गणित की पुस्तक ले ली, ये लाइब्रेरी की पुस्तक लेनी है, तो आपको जो है तुरंत वह कंप्यूटर में कोड वह डालते हैं और वह तुरंत जो है बता देते हैं कि कहाँ पर वह किताब है। वह बोल देते हैं कि वहाँ पर उस सेल्फ के पास चले जाइए, उतना नंबर का बुक है, और आप वहाँ पर जा कर के ले लेते हैं और पढ़ करके फिर क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, या अपने ज़रूरत के अनुसार आप उसको घर पर भी ले आते हैं।
तो सभी पुस्तकालय के क्या है, अपना अपना नियम है, उस नियम के अनुसार आपको वहाँ चलना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जानकारी हासिल करेंगे कि पुस्तकालय की परिभाषाएं जो हैं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से, अपने अपने ढंग से किस प्रकार से दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार, तो एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों को क्रम संख्या के कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय का वर्गीकरण है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, तो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज में क्या कर दिया जाता है, पुस्तकों को व्यवस्थित कर दिया जाता है और उसको पुस्तकालय में अरेंज कर दिया जाता है। तो एस.आर. रंगनाथन ने क्या कहा, एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों को क्रम संख्या के कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। अगला है, देखिए वहीं C.A. कट्टर ने क्या कहा है, सभी समान विषय पर लिखी गई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना पुस्तकालय वर्गीकरण है। क्या है, तो सभी समान विषय पर लिखी गई, सभी समान विषय पर लिखी गई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया, C.A. कट्टर ने। अगला परिभाषा है प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार, तो पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है। देखिए इसको परीक्षा में किस तरह से पूछता है, आपको यह परिभाषा लिख देगा, कहेगा क्वेश्चंस में पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया, तो यह परिभाषा जो है 4 ऑप्शन दे देगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, प्रोफेसर J.A. मिल के अनुसार, C.A. कट्टर के अनुसार, है ना, W.C. शेयर्स, इस तरह से। तो आपको इसमें सही ऑप्शन क्या है उसको पहचानना पड़ेगा। तो आप इसको पढ़े रहिएगा, समझे रहिएगा, तब आप उस समय क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर परिभाषा दे देगा या इसी को 4 गो परिभाषा लिख देगा, कहेगा कि ABCD करके 4 गो परिभाषा लिख देगा। ABCD करके नहीं रहेगा, या तो 1 2 3 4 करके रहेगा, चारों परिभाषा, और उसके बाद कूट में बदल देगा, कूट कहेगा ABCD, कहेगा 1 2 केवल पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा है, या 2 3, या 1 4, या 1 3, इस तरह से आपको कूट दे देगा। और उसके बाद कहेगा कि सही जो है उत्तर कौन सा है। अगर रहेगा उपयुक्त सभी, तो टिक करना है कि उपयुक्त सभी पुस्तकालय वर्गीकरण की भाषाएं हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आप अगर पढ़े रहिएगा मन लगा करके, तो कहीं से भी क्वेश्चंस को किसी भी तरह से पूछा जाए यह छूटेगा नहीं, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, और जब आप मन लगा करके उसको पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके क्यों न पूछा जाए, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चंस है W.C. शेयर्स के अनुसार, तो विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना और उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। तो यह किसने परिभाषित किया, W.C. शेयर्स ने। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वर्गीकरण के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो वर्गीकरण के लक्षण जो है, सबसे पहला जो है, वर्गीकरण में संकलित समंगकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर या तो विषय के अनुसार होगा, या तो आकार के अनुसार होगा, या तो रंग के अनुसार होगा, या तो मोटाई के अनुसार होगा, या तो पृष्ठ के अनुसार होगा, या तो पुस्तकों की कीमत के अनुसार होगा। जैसे आप अमेजन सबसे कोई चीज़ आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको क्लास दिया हुआ रहता है
अमाउंट कि आप कितना अमाउंट के जो है सामान को चाहते हैं, या तो वहाँ पर लिखा रहेगा अंदर 500, अंदर 1000, नहीं अंदर 1000, 2000, 5000, इस तरह से, या साइज के अनुसार लिखा रहता है। उसी तरह से पुस्तकालयों में भी पुस्तकें के जो है यह वर्गीकरण जो है अनेक प्रकारों से किया जाता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण के लक्षण क्या होते हैं? तो वर्गीकरण में संकलित समंकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। माने विभिन्न वर्ग क्या हो गया? आकार, रंग, रूप, मोटाई, पेजों की संख्या, या लेखकों के नाम, या लेखकों के अल्फ़ाबेट, या पृष्ठों की संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो वह डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा है वर्गीकरण का आधार गुणों की समानता या एकता होने पर। जैसे वर्गीकरण का आधार जो है उनके गुण या समानता, जैसे कहने का मतलब अगर मान लेते हैं उसकी मोटाई ये है, तो सभी अगर पुस्तकों की मोटाई एक रंग का है या एक ही फैकल्टी का है, तो ये सब जो है उसके आधार गुण की समानता या एकता के आधार पर भी क्या कहते हैं? वर्गीकृत किया जाता है। अगला है पद की विभिन्नता के बीच भी उनकी एकता को स्पष्ट किया जाता है, और वर्गीकरण समूह की इकाइयों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया करता है, और वर्गीकरण का निर्माण वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। वर्गीकरण यथार्थ रूप में या भावात्मक रूप में होता है। ये सब लक्षण है। तो इस सब का क्वेश्चन जो है कूट भाषा में पूछा जाएगा। अब देखिए वर्गीकरण का जो है पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो वर्गीकरण का उद्देश्य जटिल तथा बिखरे हुए तथ्यों को सरल बनाना है। अगर आप दुकानें में जाते हैं तो देखते होइएगा कि दुकान में जो है साबुन एक जगह पर नहीं है, और फिर साबुन जो एक जगह पर है तो उसमें किस कंपनी के साबुन एक है तो उसको एक जगह पर, चावल है तो चावल एक जगह पर, और किस तरह के चावल हैं पैसा के अनुसार या क्वांटिटी क्वालिटी सब के अनुसार जो है वहाँ पर अरेंज करके रखा जाता है। या क्रीमें हैं तो सभी क्रीम एक जगह दुकानदार रखते हैं नहीं, और उसका वर्गीकरण करके रखा जाता है। उसी तरह से पुस्तकालय में भी पुस्तकें का वर्गीकरण जो है या तो फैकल्टी, अगर साइंस है तो सभी साइंस की किताबें एक जगह, फिर उसमें या तो लेखक के अनुसार होगा, या तो पृष्ठों की संख्या के अनुसार, या तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें भी, माने उसका जो है वर्गीकरण किया जाता है, जिससे आप आसानी से जो है अपने पुस्तकें का चयन कर सकते हैं। अगर आप सभी को मिला करके रख दीजिएगा तो एक पाठक को एक पुस्तक को ढूंढ करके भर दिन देने में आपको जो है समय चला जाएगा, और वो भी हो सकता है कि लाखों की पुस्तकों में आप उसको ढूंढ करके आप नहीं दे पाइएगा नहीं। तो अगर जहाँ पर डिजिटल मोड नहीं है तो वहाँ पर भी कॉपी जो है बनाया हुआ रहता है, और उसमें जो है पूरे लिस्ट रहता है, सूची रहता है, और सूची में जो है पुस्तकें का क्रम संख्या रहता है, उसके क्रमांक के अनुसार जो है तुरंत जो है उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर वर्गीकरण का उद्देश्य जो है जटिल तथा बिखरे हुए तथ्यों को सरल बनाना होता है। समूह की इकाइयों के भिन्नता में निहित एकता को स्पष्ट करना होता है, और आंकड़ों को संक्षिप्त एवं सरल रूप देना होता है। आंकड़ों को सरलता से समझने योग्य बनाना होता है, और आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध निश्चित करना होता है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना होता है। अब जैसे मान लेते हैं फिजिक्स की किताबें हैं तो अनेक प्रकार के राइटरों का है तो एक जगह पर है। अब स्टूडेंट्स जाएंगे या पाठक जो है फिजिक्स का किताब कौन सा राइटर का लेना है, वहाँ पर देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो सबसे अच्छा लगेगा उस पुस्तक का वो क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। अगला है नियंत्रित सामग्री को नियमित रूप प्रदान करने का। अब है पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो विषयों की जटिलता को कम करने के लिए दिन प्रतिदिन जो है अनेक प्रकार के विषय जो हैं, और प्रत्येक विषयों में अनेक प्रकार के लेखकों
ये जो है पुस्तकें जो है पुस्तकालय में आते हैं, और जिससे दिन प्रतिदिन जो है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। और तो ये विषयों की जटिलता जो है के कारण भी पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता है। दूसरा है ज्ञान का असीमित विस्तार, और दिन प्रतिदिन ज्ञान का भी क्या है असीमित विस्तार होता जा रहा है, तो जिसके कारण भी पुस्तकालय वर्गीकरण की क्या है आवश्यकता है। और विविध भाषा में साहित्य, अब जहाँ पर है, जिस राज्य में है, जिस देश में है, उस देश, उस राज्य या उस क्षेत्र के अनुसार जो है वहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध रहता है, तो वहाँ पर जो है पुस्तकों का वर्गीकरण भी जो है क्या कहता है उसके भाषा के आधार पर की जाती है। जैसे हो गया तेलुगु, हो गया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, नहीं तो जो भाषा है, अगर मगही है तो मगही में, तो सभी भाषाओं के अनुसार भी क्या है पुस्तकालयों में जो है पुस्तकालय का क्या कहते हैं वर्गीकरण किया जाता है। अगला है पुस्तकालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सबसे पहले कि वह पुस्तकालय किस प्रकार के हैं, इस पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य के अनुसार ही क्या कहते हैं पुस्तकालय का वर्गीकरण किया जाता है। अब मान लेते हैं वह चिकित्सा से संबंधित पुस्तकालय है, तो अब कौन सा बीमारी से संबंधित पुस्तकें हैं, तो वहाँ पर उस सेल्फ में रखा जाएगा, नहीं तो उसके अनुसार जो है वह सबसे पहले जो है उसके उद्देश्य क्या है उस लाइब्रेरी का, उसी के अनुसार क्या कहते हैं वर्गीकरण किया जाता है। व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए भी पुस्तकालय का वर्गीकरण आवश्यक है। सहायक क्रम में विन्यासित करने के लिए भी, या तो वह अल्फ़ाबेटिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा, या किसी अन्य प्रकार का होगा, आकार, रंग, रूप के आधार पर भी। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों के अनुपालन के लिए ये पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र और 2 सूत्र जो फिर नया जो ऐड हुआ है 7 सूत्र, नहीं तो रंगनाथन के द्वारा 5 सूत्र दिया गया है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर में है रंगनाथन से संबंधित वीडियो, और ये रंगनाथन के 5 सूत्र, ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इम्प्लीकेशंस, उसको आप देख लीजिए, स्टडी मटेरियल्स को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब है पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ, स्पीशीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये क्या है तो देख लीजिए, परिगणात्मक पद्धति होता है, और दूसरा है लगभग परिगणात्मक पद्धति, और तीसरा है लगभग पक्षात्मक पद्धति, चौथा है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति, और पांचवा है लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति, छठा है पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण, और सातवां है ये वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति। ये 7 प्रकार के जो होते हैं क्या होते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के पद्धतियाँ या प्रजातियाँ हैं। तो परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि पुस्तकालय वर्गीकरण के कितने प्रजातियाँ हैं तो 7 उसको आप याद रख सकते हैं। और अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार। पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार होता है पुस्तकों के लेखकों के नाम के अनुसार। सबसे पहले अब एक लेखक के पुस्तक जितने भी हैं उसको एक जगह पर, या नहीं तो अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर, तो पुस्तकों की आख्या के अनुसार भी, या पुस्तकों के रंग के अनुसार, या पुस्तकों के आकार के अनुसार, या पुस्तकों की भाषा के अनुसार, यह जो है वर्गीकरण का यही आधार है। अब सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है जो है वर्गीकरण के तत्व। वर्गीकरण के तत्व कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये सबसे पहला जो है देख लीजिए अंकन, नोटेशन होता है। इसका प्रयोग जो होता है वर्गीकरण के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करता है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। अंकन जो होता है उसका क्या काम होता है, तो यह नेचुरल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेज में क्या कर देता है, बदल देता है। तो यह प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर देता है, यह अंकन है। दूसरा है स्वरूप विभाजन। पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री को उनके स्वरूप के आधार पर वर्गांक
प्रदान करता है, जिसे आम पृथक कहते हैं, कॉमन आइसोलेट कहते हैं उसे। तो ये क्या करता है, यह वर्गांक जो है प्रदान करने का काम करता है। और सामान्य वर्ग, जिस पुस्तक के वर्गीकरण का कोई आधार नहीं होता है, उसका विशेष अंक प्रदान करता है। ये हो गया सी नंबर का। और ये हो गया डी, सूची, इंडेक्स, पुस्तक का लोकेशन को बताता है कि कौन सी ये पुस्तकें जो हैं कहाँ पर रखी गई है। तो ये इंडेक्स जो है ये लोकेशन को बताता है कि कितने सेल्फ नंबर में कितने नंबर की पुस्तकें हैं। वहाँ पर पाठक जाकर के आसानी से क्या करते हैं, या कर्मचारी जाकर के उस पुस्तक को आसानी से चयन कर लेते हैं। और ये ई नंबर है, क्रमांक संख्या, कॉल नंबर, व्यक्तिगत संख्या। यह सभी पुस्तकों पर लाइब्रेरी में क्या किया जाता है, एक अपना नंबर बैठा दिया जाता है और उसका एक सूची होता है। उस सूची के आधार पर भी क्या होता है, तुरंत जो है पुस्तकें का चयन कर लिया जाता है। तो ये 5 प्रकार से जो है आपको पुस्तकालय ये वर्गीकरण के ये तत्व हैं। ये पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व कौन हो गया, अंकन, स्वरूप का विभाजन, सामान्य वर्ग, सूची और क्रमांक संख्या। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है, तो पुस्तकालय वर्गीकरण के जो है मुख्य 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला विवरणात्मक सिद्धांत। विवरणात्मक सिद्धांत जो है इसका यह जो है काल जो है 1901 से लेकर के 1937 ईस्वी तक का है। यह पीरियड जो है विवरणात्मक सिद्धांत का पीरियड है। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि विवरणात्मक यह जो होता है सिद्धांत आखिर होता क्या है। विवरणात्मक सिद्धांत की एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, इंतजार कीजिए थोड़ा। मैं पहले इस सिद्धांत को बताने से पहले जो है आप लोगों को पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत की जरूरत क्यों है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को जानने से पहले यह जरूरी है कि हम उसके विकास के महत्व को भी समझें, तथा हमारे लिए यह भी जरूरत है कि इस सिद्धांत की आवश्यकता को स्वीकार करें। तो पुस्तकालय ये वर्गीकरण के सिद्धांत का महत्व क्या है। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का महत्व जो है, ये सिद्धांत जो है वस्तुतः व्यवस्थित नियमों के समूह को इंगित करता है, जो किसी विषय के विकास तथा उसमें और अधिक अनुसंधान करने का आधार प्रदान करते हैं। सिद्धांत मौजूद परिदृश्य के क्या और क्यों की व्याख्या करते हैं और यह किसी विषय को विद्या विशेष के रूप में मान्य कराते हैं। यह एक विश्व को वैज्ञानिक आधार, प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाते हैं। एक विषय के विकास में इसका कितना महत्व है, इसके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का महत्व जो है, यह एक विषय को वैज्ञानिक आधार, प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाते हैं और वह अपना एक स्थान यह हासिल करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यदि हम पुस्तकालय वर्गीकरण के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि इसके विकास के प्रारंभिक व्यवस्था में संपूर्ण ज्ञान जगत के विषयों में से बहुत कम विषयों का ही इसके द्वारा वर्गीकरण करना संभव था और
स्थूल वर्गीकरण से ही उस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, भाषाओं में वृद्धि, लेखकों में वृद्धि होने के कारण पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत की भी आवश्यकता महसूस की गई और सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है क्या किए, पुस्तकालय वर्गीकरण के क्या किए, अपना अपना सिद्धांत दिए। तो अब इसमें जो है, इसमें सबसे पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में जानने से पहले जो है उसके विकास के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत जो है का विकास जो है ये मानकीय सिद्धांतों तथा पुस्तकालय, ये मानकीय सिद्धांतों तथा पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों के विकास समांतर रूप से हुआ है। मनोवैज्ञानिक जो है जिबॉन्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंसेज एंड लिटरेसी ऑन लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड, जिनका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस ए ट्रेसिव ऑन लॉजिक एंड ए साइंटिफिक मेथड, यह 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह जिबॉन्स ने उस पुस्तक में वर्गीकरण की प्रक्रिया को बहुत ही तर्क संगत ढंग से विवरण किया और उसका प्रस्तुत किया और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों के प्रतिपादन के दृष्टिकोण से किसी भी पुस्तकालय विज्ञान के विद्वान की भूमिका नगण्य रही। इसलिए ईसी रिचर्डसन को 1901 में प्रकाशित पुस्तक क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसी में जो है पुस्तकालय वर्गीकरण का सबसे पहला यह रूप देखने को मिलता है। किस बुक में? क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यह किसने लिखा? तो ईसी रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत जो है का विकास का जो है प्रथम प्रयास जो है इसी में देखने को मिलता है। तो ये परीक्षा में पूछता भी है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रथम प्रयास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ईसी रिचर्डसन को। और यह जो है अपनी किताब कौन सा? क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, उसमें जो है सबसे पहले इसका क्या किया? यह वर्णन किया। और उसके बाद जो है बहुत सारे विद्वानों ने क्या किए? अपने अपने अनुसार भी सिद्धांत दिए। तो जिसमें सबसे पहला जो है विवरणात्मक का सिद्धांत, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत के विकास का प्रथम चरण जो है 1901 ईस्वी से शुरू हो जाता है ना? कब हो जाता है? 1901 ईस्वी से। क्यों होता है 1901 ईस्वी से? क्योंकि ईसी रिचर्डसन ने अपनी बुक क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में यह सबसे पहला प्रयास करते हैं इस सिद्धांत को देने का। तो इसलिए पुस्तकालय वर्गीकरण का सबसे पहला सिद्धांत जो है, यह इसका पहला प्रथम चरण जो है 1901 ईस्वी में शुरू हो जाता है और 1937 ईस्वी में जो है ख़त्म हो जाता है, जब डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने अपनी किताब 1937 ईस्वी में प्रकाशित कर देते हैं। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों के विकास के प्रथम चरण 1901 से 1937 ईस्वी तक है और दूसरा चरण जो है 1937 ईस्वी से शुरू हो जाता है। और इस युग का वर्गाचार्य अपने व्यवहारिक अनुभव, अंतर्ज्ञान व बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही वर्गीकरण पद्धतियों की प्रक्रिया का निर्धारण करता था। इसलिए इस अवधि में प्रतिपादित सिद्धांतों की परिकल्पना भी इसी व्यवहारिक वर्गीकरण के अनुरूप थी और यह सिद्धांत विवरणात्मक सिद्धांत कहलाया।
इसमें बहुत सारे लेखक जो हैं, बहुत सारे विद्वान जो हैं अपने अपने अनुसार जो हैं यह विवरणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जेडी ब्राउन को, जिनका जन्म कब हुआ था 1862 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1914 ईस्वी में हुई थी। तो यह जेडी ब्राउन ब्रिटेन के रहने वाले थे। वे व्यवसाय से एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उसका स्थान वर्गीकरण के सिद्धांतों के विकास में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनका योगदान बहुत थोड़ा ही है, लेकिन सबसे पहला योगदान भी इसी का है, किसका, जेडी ब्राउन का। उन्होंने व्यवहारिक वर्गीकरण के लिए 3 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों को क्या किए, प्रतिपादित किए थे। सबसे पहला प्रथम वर्गीकरण का विकास जो है 1894 ईस्वी में J.H. क्वीन के सहयोग से किया गया था। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है, आप इसको जो क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो प्रथम वर्गीकरण पद्धति का विकास जो है किसके सहयोग से किया गया था, तो J.H. क्वीन कब, 1894 ईस्वी में, जिसे क्वीन ब्राउन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी दूसरी वर्गीकरण पद्धति का नाम एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन था, जो 1897 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था, J.H. क्वीन ने ही यह अपना दूसरा वर्गीकरण पद्धति भी बनाए थे। और तीसरी वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन 1906 ईस्वी में यह J.H. क्वीन के सहयोग से ही किया गया था, जिसे क्वीन ब्राउन पद्धति के नाम से ही उसको भी जानते हैं। और यह 1906 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था और इसका संपादक जो थे कौन थे, J.H. क्वीन थे। सॉरी, इसका संपादक J.H. क्वीन नहीं, यह कौन थे, J.D. स्टुअर्ट थे। क्यों, कौन थे, J.D. स्टुअर्ट थे, तीसरे वर्गीकरण पद्धति का। और इसका तीसरा संस्करण 1909 ईस्वी में हुआ था। ब्राउन की यह धारणा ही सभी प्रकार के विद्वान और कला संबंधी विषयों का प्रादुर्भाव करना था और उसकी अवधारणाओं पर यह उसका वर्गीकरण किया गया था, उसको व्यवहार में लाया गया था। तो यह J.D. ब्राउन, तो ये J.D. ब्राउन जो है यह सबसे पहला व्यक्ति बने जो विवरणात्मक सिद्धांत को व्याख्या करने की कोशिश किए थे। और इसके अनुसार जो है 2 प्रकार का सिद्धांत, वह एक स्थान का सिद्धांत और दूसरा आधारित विषय के पास रखने का सिद्धांत। एक स्थान का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत की मांग जो है विषयों को मूर्त एवं निश्चित विषय के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण में समान दृष्टिकोणों में यदा कदा एक प्रासंगिक रूप से प्रयुक्त होने वाले विषयों के स्थान पर मूर्त एवं अस्थायी विषयों को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे एक स्थान का सिद्धांत कहा गया। और दूसरा जो है आधारिक विषय के पास रखने का सिद्धांत, टू कीप एज नियर एज पॉसिबल टू द साइंस ऑन विच इट बेस, अर्थात आधारिक विषय के पास रखने का सिद्धांत। तो प्रत्येक विषय को जितना संभव है उस विषय के निकट रखनी चाहिए। जैसे अगर साइंस की है तो जितने भी पुस्तकें हैं साइंस के पास, हिंदी की हैं तो सभी पुस्तकें हिंदी के पास, अगर पुस्तकालय के हैं तो सभी पुस्तकें पुस्तकालय के पास। इस तरह से तो आधारित विषय के आधार का सिद्धांत जो है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है विवरणात्मक सिद्धांत में E.C. रिचर्डसन का, जिनका जन्म 1860 और मृत्यु 1939 ईस्वी में हुए थे। यह एक अमेरिकन हॉर्टफोल्ड या थियोसोफिकल सेमिनरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो पूछता रहता है यह E.C. रिचर्डसन जो है कहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो यह अमेरिकन हॉर्टफोल्ड थियोसोफिकल सेमिनरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को व्यवस्थित स्वरूप देने का कोशिश किए थे। और इसके बाद जो है तीसरा व्यक्ति है
E.W. ह्यूम, जिनकी जन्म जो है 1859 में और मृत्यु जो है 1954 ईस्वी में हुई थी। और द प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन का प्रकाशन 1911-12 में ह्यूम की पुस्तक के रूप में हुई थी। सेयर्स का मानना था कि ह्यूम द्वारा जो प्रतिपादित वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रभाव जो है उनके बाद में आने वाला प्राय सभी वर्गीकरण पद्धतियों पर पड़ेगा और यह देखने को मिलेगा। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया था, पहला यांत्रिकी वर्गीकरण और दूसरा दार्शनिक वर्गीकरण। तो E.W. ह्यूम जो है ये विवरणात्मक सिद्धांत को कितने भागों में बांटे? दो, पहला जो है यांत्रिक वर्गीकरण और दूसरा जो है दार्शनिक वर्गीकरण। और उसके बाद जो है W.C.B. सेयर्स जो है, तो W.C.B. सेयर्स ने भी विवरणात्मक सिद्धांत को व्याख्या करने का कोशिश किए थे और यह जो है सेयर्स द्वारा 1918 में पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय और 1926 में मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। ये सब पूछता रहता है, मैं इस सब पर फिर मैं मेन फोकस कल डालने वाला हूँ और कल का जो है क्लास निचोड़ होगा पुस्तकालय वर्गीकरण पर। और आज अगर यह समझ में नहीं आई है एक बार, तो आप वीडियो को जो है 3 बार 4 बार बस देखिएगा, तब समझ में आएगी, एक बार में नहीं समझ में आएगी, क्योंकि यह थ्योरेटिकल रूप है पूरा। और कल जो है पूरा जो है फोकस मेन पॉइंट पर रहेगा। तो यह सेयर्स द्वारा 1918 में क्या किया जाता है, तो पुस्तकालय वर्गीकरण का परिचय और 1926 ईस्वी में मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण प्रकाशित होता है और उसका दूसरा संस्करण 1944 में और तीसरा संस्करण 1955 में और ये पुनः मुद्रण संस्करण जो है 1959 में प्रकाशित होता है। सेयर्स जो है पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में 29 उपसूत्र देते हैं। पूछता है यह पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में W.C.B. सेयर्स ने कितने उपसूत्र दिए, तो कितने उपसूत्र दिए? 29, और उसको 6 श्रेणियों में क्या किए, बांटे थे। सबसे पहला परिभाषा, और दूसरा जो है विभाग, और तीसरा जो है पाद, चौथा जो है ग्रंथ वर्गीकरण, पांचवा जो है अंकन, और छठा जो है रूप। ये 6 जो है ये 6 वर्गों में क्या किए थे, 6 श्रेणियों में जो है वह बांटे थे। और इसके बाद जो है विवरणात्मक सिद्धांत को किसने भी दिया? H.E. विल्स ने भी दिया, जिनका जन्म 1870 में और मृत्यु जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। तो यह भी जो है 32 सिद्धांत दिए थे। कौन? यह H.E. विल्स ने यह 32 सिद्धांत दिए। अब उसके बाद जो है आता है वारे किसका? S.R. रंगनाथन का, जो गतिमान सिद्धांत देते हैं। कौन देते हैं? गतिमान सिद्धांत। तो गतिमान सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो यह डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा। और यह साहित्यिक प्रमाण का भी सिद्धांत जो है, तो साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत जो है H.E. विल्स ने भी दिया है। देखिए S.R. रंगनाथन ने जो है यह जब उनके प्रथम पुस्तक 1937 में प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन होता है, तो उसी समय जो है गतिमान यह पुस्तकालय वर्गीकरण का जन्म हो जाता है। लेकिन गतिमान सिद्धांत का जो है यह अस्तित्व में जो आता है कब? 1900 जो है यह 57 ईस्वी में, जब उसका दूसरा संस्करण जो है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी जो है क्लासिफिकेशन आता है, तब उसमें उसका व्याख्या जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो गतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। तो पुस्तकालय वर्गीकरण का गत्यात्मक सिद्धांत जो है किसने दिया है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। अब है देखिए H.E. विल्स ने वर्गीकरण को कितने चरण बताए हैं?
तो ये इसका जो है वर्गीकरण के प्रसिद्ध विद्वान जो है H.A. वेल्स ने वर्गीकरण के 3 चरण बताए हैं। कौन कौन सा? पहला, विभाजन करना, टू क्लास, वस्तुओं को किसी समूह या वर्ग में समानता या असमानता के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो यह जो है विभाजन करना, यह सबसे पहला चरण है। दूसरा है वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, टू क्लासीफाई, यह वस्तुओं को किसी भी विशेषता के आधार पर वर्ग या उपवर्ग की रचना किया जाता है, यह दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है वर्गीकरण करना, टू क्लासीफाई, सभी वर्गों एवं उपवर्गों को किसी उद्देश्य, अभिरुचि अथवा कुछ सिद्धांतों या नियमों को दृष्टि में रखकर क्रमबद्ध किया जाता है। तो यह जो है यह वर्गीकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन? यह H.E. वेल्स ने वर्गीकरण को समझाने के लिए यह 3 चरण बताए। अब जो आता है अंकन, नोटेशन। अंकन क्या होता है? तो इसका प्रयोग वर्गीकरण के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करता है। यह बहुत बार पूछता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं रसायन शास्त्र में एक रासायनिक सूत्र को दर्शाने के लिए रासायनिक तत्व के लिए एक अंकन चुना गया है, जिसका अनुसार H2O, आप जानते हैं कि यह जल का क्या होता है? सूत्र होता है। और यह जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो यह H2O क्या हो गया? उसका संकेत हो गया। और उस संकेत के आधार पर क्या क्या दिया गया? उसको एक यह चिन्ह दे दिया गया, उसका एक संकेत दे दिया गया। और दूसरा है अंकन की परिभाषाएं। पामर व वेल्स के अनुसार अंकन जो है व्यवस्था को यथावत ठीक रखने की एक नीति है। यह परिभाषा किसने दिया? पामर व वेल्स ने दिया। फिलिप ने क्या परिभाषा दिया है? तो अंकन किसी वर्ग अथवा उपवर्ग के विभाजन या उपविभाजन नामों के लिए निर्धारित चिन्हों की श्रृंखला को अंकन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया? माने वर्ग अथवा उपवर्ग के विभाजन या उपविभाजनों के नाम के आधार पर यह फिलिप ने दिया। और वर्विक सेयर्स ने क्या दिया है? तो पुस्तकों का अंकन चिन्हों अथवा प्रतीकों की एक श्रृंखला है जो पदों के नामों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और वर्गीकरण की व्यवस्था को प्रदर्शित करने का एक सरल माध्यम भी है। यह परिभाषा किसने दिया? वर्विक सेयर्स ने। और मार्गरेट मान के अनुसार वर्गों के तथा उनके उपवर्गों के लिए निर्दिष्ट चिन्हों एवं प्रतीकों का पद्धति का अंकन करते हैं। इस सब को क्या करना है? सीधे पढ़ना है। यह परीक्षा में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वह मैं कल बताने वाला हूँ। आपको यह समझना है, लेकिन पढ़ना है। 4-5 बार पढ़िएगा तब समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। रंगनाथन के अनुसार किसी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त क्रमिक अंकों की यह एक विधि है। और वहीं देखिए रिचर्डसन के अनुसार क्या है? अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है। अंकन को न तो केवल विभाजन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और न ही व्यक्त करना चाहिए, बल्कि क्रम को भी अभिव्यक्ति जहां तक हो सके करनी चाहिए। यह किसका है? रिचर्डसन के अनुसार यह परिभाषा रिचर्डसन ने इसका परिभाषित किए हैं। अगला है हेनरी ई बिल्स के अनुसार अंकन किसी क्रम व्यवस्था में चिन्हों अथवा प्रतीकों की एक विधि है जिसमें पदों अथवा वस्तुओं की व्यवस्था क्रम को निर्धारित किया जाता है। यह हेनरी ई बिल्स ने इसको क्या किए हैं? यह परिभाषित किए हैं। अगला है अंकन की उत्पत्ति का क्रम। अंकन की उत्पत्ति का 3 क्रम है, 3 चरण है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है वर्तमान काल जो अभी का है। अंकन की आवश्यकता क्यों है? तो अंकन का प्रयोग लेखक के चिन्ह, ग्रंथांक एवं क्रमांक प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रयोग माने लेखक के चिन्ह, ग्रंथांक एवं क्रमांक प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो लेखक के चिन्ह, ग्रंथांक एवं क्रमांक प्रदान करने के लिए अंकन नोटेशन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है पुस्तकालय में अंकन का प्रयोग होने से फलकों पर पुस्तकों को उसके स्थान निर्धारण तथा उसे खोजने में आसानी होती है। 1 मिनट, लाइट का स्विच दीजिए तो सबसे ऊपर वाला। तो देखिए पुस्तकालय में अंकन का प्रयोग जो है फलकों पर पुस्तकों को उसके स्थान निर्धारण तथा उसके खोजने में आसानी होती है। अगला, अंकन द्वारा तालिकाओं और सारणी की क्रम व्यवस्था बनाने में सहायक होता है और स्मरणशीलता को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में अंकन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अंकन पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान प्रणाली में भी सुविधाजनक होता है। कहने का मतलब, अगर बहुत बड़ा पुस्तक का नाम है या लेखक का नाम है तो उतना लिखने में टाइम लगता है, सिर्फ उसका जो कोडिंग होता है उसी कोडिंग को क्या कर दिया जाता है, नोट कर दिया जाता है। तो जिससे जो है आदान प्रदान करने की भी क्या होता है, उसमें सुविधा होती है। अच्छे अंकन के गुण क्या है, तो अच्छे अंकन के जो है निम्न गुण होते हैं। सबसे पहले संक्षिप्तता, अंकन अधिक से अधिक छोटा होना चाहिए क्योंकि संक्षिप्तता के आधार पर ही यह जो है आसानी से किसी भी पुस्तक का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डीडीसी में प्रयुक्त अंकन सरल है, इसमें 0 से 9 या इंडो अरबिक अंकों का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है सरलता, सिंप्लिसिटी, अंकन की सरलता से तात्पर्य है जिन्हें हम सहज रूप में लिखा, पढ़ा एवं आसानी से स्मृति में रख सकते हैं। जो चयन का, पुस्तक चयन का क्या हो, सरल हो, सिंपल हो, आसानी से हम क्या कर सके, उसका चयन कर सके। अगला है वर्धनशीलता, मैग्निफिकेशन। वर्धनशीलता का मतलब है विस्तारशीलता, ग्रहिता एवं समायोजनशीलता शब्दों से, जिसमें उसका उद्देश्य को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। अगला है स्मरणशीलता, उसको आसानी से क्या कर सके, याद रखे जा सके और उसको एक प्रतीक या चिन्ह के द्वारा या विभिन्न भ्रांति के चिन्ह के द्वारा क्या कर दिया जाए, उसको यह सांकेतिक या अंकन कर दिया जाए। अगला है अंकन के उपनियम। अंकन के 4 उपनियम हैं जो किसने दिया है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अंकन के कितने उपनियम हैं तो आपको क्या है, क्या जवाब देना है, अंकन के जो है कितने उपनियम हैं, तो अंकन के 4 उपनियम हैं। पहला सापेक्षता का उपनियम। सापेक्षता का उपनियम क्या होता है, तो इस उपनियम का आशय किसी को भी उस विशेष अथवा एकल विचार के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसके अनुसार वह वर्ग अधिक विस्तार वाला हो, उसे कम अंकों के द्वारा ही छिपाया जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एशिया का अंक क्या है, 4 है, भारत का क्या है, 44 है, और उसी में अब देखिए जैसे एशिया कहाँ है, तो भारत कहाँ है, तो एशिया में, और भारत में राजस्थान है, तो इसमें तो 4 जो है ये कोड हो गया किसका, एशिया को बताता है, और यह 4 कोड जो है भारत को, अर्थात ये 44 हो गया किसका कोडिंग। यहाँ पर देखिए 44 जो है, ये 44 जो है हो गया भारत का, जिसमें पहला 4 जो है क्या बता रहा है, यह जो है एशिया के अंतर्गत यह भारत है, और यह यहाँ पर 44 तो आप समझ गए भारत नहीं, जो ये 4 पहला एशिया का और ये दोनों 4 जो है भारत का, और उस भारत में 37 किसको इंडिकेट करता है, तो राजस्थान को। तो इस प्रकार से क्या है, यह सापेक्षता का उपनियम है, इसके आधार पर उसको क्या कहते हैं, वर्गीकृत कर दिया जाता है। अगला है अभिव्यंजकता का उपनियम। जैसे देखिए यह अभिव्यंजकता का उपनियम में क्या होता है, तो ऐसे अंकन का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें वर्गीकरण पद्धति के वर्ग विभाजन के क्रम को आसानी से व्यक्त कर सके,
वर्ग संख्या से सभी अंक प्रत्येक चिन्ह अपनी अलग अलग विशेषताओं को बताता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर KZ311 यह एक गाय है, KZ312 यहाँ पर 3 जो है यह दूध देने वाले जानवरों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर 11 गाय है, 12 भैंस है और 13 बकरी है। इसी तरह से 14 क्या है, घोड़ी है। इस तरह से उसको वर्गीकृत कर दिया गया है। मिश्रित अंकन का उपनियम। मिश्रित अंकन का अंकन वर्गीकरण पद्धति में उस पद्धति को अति गतिशील तथा समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। और चौथा जो है स्मृति सहायक उपनियम, जो अंकन को स्मरणशीलता का होना चाहिए, जिसे किसी तथ्य, विचार या अंक को मस्तिष्क में देखकर लाया जा सकता है, जिसको आप हमेशा याद रख सकते हैं, या आप अपनी सहूलियत के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप, जो महिलाएं प्रत्येक दिन किचन में काम करती हैं उसे सब कुछ मालूम रहता है कि तेल कहाँ है, मसाला कहाँ है, नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है, नहीं, और उसे यह भी मालूम रहता है कि सब्जी में किस दिन ज़्यादा नमक डाल देना है और किस दिन कम नमक डालना है, नहीं। तो यह जो है स्मृति सहायक उपनियम है। लेकिन वहीं दूसरे अगर उसमें चला जाए काम करने के लिए, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि कौन सामान कहाँ पर है। तो यही इसलिए यह स्मृति सहायक उपनियम जो है, यह चौथा जो है क्या है, यह पुस्तकालय के अंकन का उपनियम है। और इसके अलावा जो है देखिए अंकन के प्रकार क्या होते हैं। तो अंकन के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध अंकन माने प्योर नोटेशन, और दूसरा होता है मिश्रित। तो शुद्ध अंकन में क्या होता है, तो ये DDC मेलविल डीबी की DDC दशमलव वर्गीकरण पद्धति में सर्वप्रथम शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया था। जिस वर्गीकरण पद्धति में एक ही प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध वर्गीकरण कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है सबसे पहले मेलविल डेवी की DDC पद्धति में किया गया था, जिसमें 0 से 9 अंकों का प्रयोग किया गया था, और A से 1 से 9 और A से Z तक का CA कट्टर की एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति भी शुद्ध मानी जाती है। और शुद्ध अंकन के गुण क्या होता है, तो यह त्रुटि होने की संभावना इसमें नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के क्या होता है, यह संकेतों का या अंकों का यूज किया जाता है। और इससे पाठकों और कर्मचारियों को समय भी बचता है। और मिश्रित अंकन में क्या होता है, अल्फा और न्यूमेरिक दोनों प्रकार के होते हैं, या किसी प्रकार का चिन्ह होता है, या जैसे कौन कौन सा हो सकता है, अरबिक का अंक 0 से 9 हो सकता है, रोमन का अंक जो है A से Z तक का जो भी रोमन का V, I, X, L, C, D जो भी होता है, M, L सब का प्रयोग होता है। और रोमन लघु अक्षर A to Z होता है, विराम चिन्ह होता है, गणित का चिन्ह जैसे थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा ये जो भी है सबका प्रयोग किया जाता है। या तीर चिन्ह अग्रमुखी, या तो ऊपर का अंडरलाइन या नीचे का अंडरलाइन, या क्रॉस या सर्किल, या नहीं तो ऊपर की या नीचे की तीर, या तो ऊपर का तीर या तो नीचे की ओर का तीर, या तो बगल का तीर या दोनों ओर का तीर का उपयोग किया जाता है। और अगला है वृत्ताकार कोष्ठक का या डेल्टा का। ये सभी जो है मिश्रित अंकन में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अंकन के बनावट क्या होते हैं, तो अंकन के 2 बनावट होते हैं, पहला रेखीय आकार और दूसरा होता है अनुप्रस्थ आकार। रेखीय आकार में क्या होते हैं, अल्फाबेट या तो नंबर होता है, और अनुप्रस्थ आकार में क्या होते हैं, किसी प्रकार का चिन्ह हो सकता है, चाहे वह गणितीय हो या किसी अन्य प्रकार का हो। ज्ञान वर्गीकरण
ज्ञान वर्गीकरण में विशिष्ट विषय के साथ वर्ग संख्या का समावेश होता है। यह उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के विभाग दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिक ज्ञान होता है और दूसरा सामाजिक ज्ञान। व्यक्तिक ज्ञान जो होता है व्यक्तिक आधारित होता है और सामाजिक ज्ञान होता है जो समाज से संबंधित होता है। जो समाज से जुड़े हुए नहीं होते हैं उनको समाज का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान वर्गीकरण की योजना के प्रकार क्या है? यह भी अंकन सहित होता है, बिना अंकन का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। अगला है ज्ञान पंचभुज के प्रकार। यह ज्ञान पंचभुज के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 5 हैं। ज्ञान की पहला रचना, दूसरा ज्ञान की सिद्धांत, ज्ञान का उपयोग, ज्ञान की सुलभता और 5वां जो है सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था। तो ज्ञान पंचभुज के ये 5 प्रकार होते हैं। तो ये सब परीक्षा में पूछता है। मैं कल बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है क्रमांक संख्या, कॉल नंबर। ये सब मुख्य है। कॉल नंबर, तो कॉल नंबर क्या होता है? तो पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के बीच तथा सूची में किसी प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टियों के बीच एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो कृत्रिम अंक प्रदान किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? क्रमांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 से 9 तक या A से Z तक या किसी प्रकार का सिंबल का यूज करना। यह किसी पुस्तक के पते की तरह होता है जो पता लगाता है कि वह पुस्तक कहाँ है। यह पुस्तक के लोकेशन को भी बताता है। और क्रमांक 3 प्रकार के होते हैं, क्लास नंबर वर्गांक, दूसरा बुक नंबर ग्रंथांक और तीसरा कलेक्शन नंबर संग्रहांक। यह 3 प्रकार के होते हैं। वर्गांक किसको कहते हैं? तो वर्गीकरण योजना में विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकों को वर्गांक कहते हैं। और वर्गांक जो होता है कौन बनाता है? यह बहुत बार पूछा गया है। वर्गाकार जो है वर्गांक बनाता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वर्गीकरण की भाषा जो होते हैं कैसी होती है? तो यह कृत्रिम भाषा होती है। और यह है दूसरा है ग्रंथांक, बुक नंबर। यह एक लाइब्रेरी में एक ही विषय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जिसकी वर्ग संख्या समान होती है। इस कारण उनको पहचानने और अरेंजमेंट करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बुक नंबर बनाया गया है। बुक नंबर विशेषताओं के आधार पर बनाया जाता है और पुस्तक की विशेषताओं में लेखक, भाषा, प्रकाशित वर्ष, एडिशन तथा उसके स्वरूप के आधार पर ग्रंथांक नंबर दिया जाता है। सबसे पहला ग्रंथांक जो है डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता रहता है कि सबसे पहला ग्रंथांक जो है किसने दिया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने। अगला ग्रंथांक सूत्र जो है बुक नंबर फार्मूला के कितने तत्व होते हैं? तो ये 8 तत्व होते हैं। पहला जो है एल का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा से। दूसरा होता है फॉर्म, उसके रूप से। तीसरा होता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन से। और चौथा होता है एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक नंबर का कौन सा एक्सेशन भाग है। और 5वां होता है वॉल्यूम, जैसे कोई एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नहीं, तो ये होता है 5वां। 6वां होता है सप्लीमेंट नंबर से और 7वां होता है कॉपी नंबर से। 8वां होता है क्रिटिसिज्म नंबर से। इवोल्यूशन नंबर होते हैं। यह देख लीजिए, यह उपयुक्त परिसूत्र जो होता है सबसे जो होता है पुस्तक का प्रकाशन सबसे वर्ष प्रमुख होता है। इसके पक्ष के पूर्व बिना योजक चिन्ह और उसकी भाषा जो होता है एवं रूप उसके अंकन को रखा जाता है। किसका? प्रकाशन को। इसके अलावा जो होता है यह परिग्रहण संख्या, खंड संख्या, पूरक संख्या, प्रति संख्या, समीक्षा संख्या, अंकन को संबंधित योजक चिन्ह को साथ रखकर पुस्तकों को पृथकता प्रदान करने यह पृथकता प्रदान की जा सकती है उससे। और जो कार्य वर्गिक द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है उसे ग्रंथ द्वारा पूर्ण दक्षता
से किया जाता है। इसी कारण ग्रंथांक को वर्गिक का पूरक भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ग्रंथांक को वर्गिक का क्या कहा जाता है तो उसको इसका जवाब क्या होगा? पूरक। इसका जवाब पूरक होगा। अगला है संग्राहक, कलेक्शन नंबर। संग्राहक क्या होता है? तो कई बार लाइब्रेरी में दुर्लभ प्राप्त पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ, कलात्मक ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, डॉक्यूमेंट्स का आकार अन्य पुस्तक और डॉक्यूमेंट से अलग होता है। तो इस प्रकार के पुस्तकों का वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार के पुस्तकों को वर्गीकरण के लिए किसका, यह संग्राहक कलेक्शन नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़े आकार के ग्रंथों के लिए ग्रंथांक का चिन्ह क्या होता है? ऊपरी रेखा। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप, अगर यह ग्रंथांक है बड़े आकार का तो उसके ऊपर में क्या कर देंगे? ऐसा चिन्ह मार देंगे। और दूसरा है छोटे आकार के लिए नीचे में चिन्ह मारा जाता है। नीचे ऐसे चिन्ह मारा जाता है। नीचे का मतलब छोटा और ऊपर का चिन्ह का मतलब बड़ा ग्रंथ हो गया। और जीर्णावस्था, जीर्णावस्था का मतलब जो जीवित अवस्था में है लेकिन वह ख़त्म हो सकता है, तो उसको जो है एक सर्किल के द्वारा गोल वृत्तांकित कर दिया जाता है। और असाधारण आकार के पुस्तकों के लिए नीचे और ऊपर दोनों का चिन्ह दिया जाता है। और पाठ्य पुस्तकों के कलेक्शन नंबर को टीसी से चिन्हित किया जाता है। और दुर्लभ पुस्तकों को रेयर बुक आरबी से क्या किया जाता है? यह चिन्हित किया जाता है। और संदर्भ ग्रंथ की पुस्तकों को यह आरआर से रेफरेंस रेयर, संदर्भ कक्ष की पुस्तकों आरआर से क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। और पत्र पत्रिका कक्ष की पुस्तकों को पीसी से चिन्हित करते हैं। तो यही था कौन सा? संग्राहक, ये कलेक्शन नंबर। संग्राहक ये कलेक्शन नंबर होता है। अगला है वर्गाकार, क्लासिफायर क्या होता है? तो पुस्तकालय में किसी पुस्तकों को कृत्रिम संख्या प्रदान करता है या पुस्तकों में वर्गीकरण करता है, उसे वर्गाकार या वर्गांक बनाता है। अगला है वर्गाचार, क्लासिफिकेशनिस्ट, जिसके द्वारा वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर रंगनाथन, मेलविल, ये सब क्या है? वर्गाचार्य हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र क्या है? तो यह जो है पुस्तकालय वर्गीकरण की धारणा को कितने क्रमों में वर्गीकृत किया गया है? तो यह 3। और इसका जो है उपसूत्र भावना क्रम, परिभाषा, पदावली क्रम और अंकन क्रम होता है। भावना क्रम के उपसूत्र क्या होते हैं? भावना क्रम के उपसूत्र जो होते हैं पृथक्करण और ये संलग्नता होता है और संबद्धता होता है, निर्धारियता होता है, अस्थायित्व होता है, संबद्ध अनुक्रम होता है और अनुरूपता होता है। ये विशेषता का उपसूत्र है। तो ये 7 उपसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 7 उपसूत्र। अगला है वर्ग विन्यास के उपसूत्र, विशेषता का, पृथक्करण का, सहायक अनुक्रम का, अनुरूप का। ये 4 उपसूत्र होते हैं वर्ग विन्यास के। और वर्ग श्रृंखला से संबंधित सूत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? विस्तार ह्रास का सूत्र और समावेशकता का सूत्र होते हैं। अगला द्विविधीय, जैसे आप इसमें देख सकते हैं किसका? ये पुस्तकालय वर्गीकरण का जो है वर्गाचार्य का एक उदाहरण जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे x जो है यह किसको बताता है? अर्थशास्त्र का। और वहीं डीसी में जो है दशमलव पद्धति में इसका कोडिंग क्या होगा? 330। और द्विबिंदु कोलन में क्या है? सार्वजनिक अर्थकोश का है, यह 336 है। जो कल मैं यह परसों जो है सबको बहुत विस्तार से बताऊंगा। X72 कर लगाना, जैसे 366.2 हो गया, सॉरी 336.2। और X724 आयकर हो गया 336.24। और X7242 शासकीय बोर्ड से प्राप्त आय पर जो कर लगता है उसका संकेत हो गया। और X7242.2 शासकीय बोर्ड से प्राप्त आय पर कर मुक्ति का यह सिंबल होता है। अब संसर्ग अनुक्रम संबंधी उपसूत्र जो होते हैं यह 2 होते हैं, समकक्ष वर्ग और अधीनस्थ वर्ग, ये 2 होते हैं।
और डॉक्टर रंगनाथन ने संसर्ग अनुक्रम व्यवस्था को अप्यूपा की व्यवस्था की संज्ञा दिए। और यह बहुत बार पूछता रहता है अप्यूपा, जिसमें पूछ देगा अप्यूपा में प्रथम ए क्या बताता है, तो असंबंध लेख अर्थात एलिन रिकॉर्ड को बताता है। और पी का मतलब होता है आंशिक संबंध, जो पेनुम्ब्रल रिकॉर्ड को बताता है। और यू का मतलब होता है पूर्ण रूपेण संबंध, जो अम्बरल रिकॉर्ड को बताता है। पी आंशिक शब्द होते हैं जो पेनुम्ब्रल रिकॉर्ड को बताता है। और ए जो होता है एक लास्ट ए पूर्ण तथा असंबद्ध लेख होता है जो ओवेन रिकॉर्ड को बताता है। अब परिभाषिक पदावली क्रम जो है क्या है, इसके 4 होते हैं क्रम। पहला प्रचलन का उपसूत्र, यह भी पूछता रहता है। संयतता का, परिगणन का और प्रसंग का, ये सब पूछता रहता है। अंकन क्रम जो होता है, कार्डो की वर्गीकरण पद्धति के 2 उपसूत्र होते हैं। पहला पर्यायवाची उपसूत्र और दूसरा समानता का उपसूत्र, जिसमें समानता के उपसूत्र जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। पहला सापेक्षता, दूसरा मिश्रित, तीसरा पक्षीय अंकन और चौथा विस्तारशील का अंकन। अब महत्वपूर्ण जो है तथ्य जो है या इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्लास जो है, जो परीक्षा में पूछने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इससे पुस्तकालय वर्गीकरण से मैं कल बताऊंगा। ये तो आपका थ्योरेटिकल रूप था। आप इसको क्या करें, आप जितने बार हो सके इस वीडियो को अवश्य देखिए और तब जा कर के आप समझ पाइएगा, एक बार में नहीं समझिएगा। और स्टडी मटेरियल्स को भी आप अध्ययन कीजिए। इसमें 2 पार्ट में होगा, इसका अलग से होगा। आपको इसका एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में ही इससे संबंधित पूरा रहेगा। यह पहला फोल्डर में नहीं रहेगा यह, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा रहेगा नॉलेज मैनेजमेंट, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, सुनिएगा, तभी समझ पाइएगा। अब मिलते हैं इसी का नेक्स्ट क्लास, जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है वह एक कल है। और आप उस क्लास में पूरे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है और कौन कौन सा क्वेश्चंस किस आधार पर पूछा जाता है। कल उसी पर मैं फोकस डालूंगा। और कल का क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप जो है बने रहिए और पूरे स्टडी मटेरियल्स को रिवीजन कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।